आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेदांत दर्शन में दो प्रकार की समाधि दिखाई पड़ती है। एक समाधि होती है सविकल्प समाधि और दूसरी समाधि होती है निर्विकल्प समाधि। तो जो हमारा मन होता है, ख़ास करके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो एक बाधा के तौर पर उपस्थित हो जाता है। उसके अंदर जो स्मृतियाँ, जो संस्कार, जो कुछ भी हमारी यादें उसके अंदर रहती हैं, स्टोर हाउस की तरह अवचेतन मन काम करता है। तो अगर हम अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को शुद्ध नहीं कर लेते, तब तक हम निर्विकल्प समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी आत्म साक्षात्कार की अवस्था जो होती है, जिसमें ब्रह्म भाव की स्थिति होती है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो कैसे पहुँचेंगे? निर्विकल्प समाधि क्या होती है, सविकल्प समाधि क्या होती है, इसका अर्थ भी आपके सामने स्पष्ट किया जाएगा। सबसे पहली बात है कि एक चेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड होता है हमारा। चेतन मन में लगातार हम, क्योंकि यहाँ सब कॉन्शियस माइंड की बात की जा रही है, वही टाइटल के तौर पर है, उसके बारे में ही आपको बताया जा रहा है। तो वेदांत दर्शन से जोड़ करके और ख़ास करके बौद्ध दर्शन से भी जोड़ करके आपके सामने से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी विपश्यना जो पद्धति है ध्यान की, वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन, उसको शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो जो चेतन माइंड हमारा मन होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, वो तो हम लगातार उससे अनुभव, जो हम जब वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें लगातार हमको अनुभव मिलता रहता है। तो चेतन एक चेतना बनी रहती है। मानी सी बात है कि हमें वर्क करना होता है तो लगातार हम अनुभव भी प्राप्त कर रहे होते हैं। उसके बाद जब समय बीतता है तो बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो अवचेतन मन के अंदर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें चेतन मन में रहेंगी नहीं। बहुत सारी बातें होती हैं, हम उसको भूलते चले जाते हैं, लेकिन बार बार अगर दोबारा हम दोहरा भी रहें तो अवचेतन मन में रहती हैं। और बहुत सारे बुरे संस्कार, अच्छे संस्कार, वो सब अवचेतन मन में भी रहेंगे, और जो और ज़्यादा बुरे होंगे, भयानक होंगे, डरावने होंगे, वो जो है अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। सीधी सी बात है कि एक पूरी एक व्यवस्था हमारे शरीर की दिखाई पड़ रही है, और चेतना का, मेमोरी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर डरावनी चीज़ें, भयानक अनुभव जो जीवन के होते रहते हैं, अक्सर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम देखते हैं लोग किस तरह सड़क पे तड़पते रहते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जीवन में बहुत सारी घटनाएं भी होती रहती हैं। अगर सारी जितनी भी जो हमारी यादें हैं, जो भी याददाश्त है हमारी, और चेतन मन में ही बनी रहे, ऊपर वाली लेयर में ही सारे अनुभव रहें, तो हमारे लिए जीवन जीना आसान नहीं होगा। एक प्राकृतिक रूप से हम ये देखें कि व्यवस्था ऐसी है कि बहुत बुरे बुरे विचार होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक शक्ति होती है खींच लेने की। तो उनको स्वप्न के माध्यम से डरावने जो है वो हमें स्वप्न आते हैं, डरावने जो है स्वप्न देखते देखते हम हैबिचुअल हो जाते हैं। तो फिर जो एक भय का वातावरण है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो शक्ति खोने लगता है, क्योंकि ज़्यादा भयानक अनुभव से परिचित होते जाएंगे तो हमारा हृदय फिर कठोर होता चला जाएगा। क्योंकि इस तरह के बुरे अनुभव बीच बीच में होते हैं तो कोमलता हमारे जीवन में बनी रहती है। लेकिन अगर कहा जाए कि अगर हमें लगातार बुरे अनुभव से ही गुजर रहे हैं, कठोर परिस्थितियों से ही गुजर रहे हैं, तो फिर लोग उसके हैबिचुअल आदी हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार का जीवन जो है नहीं है। जीवन में कोमलता भी है, कठोरता भी है, अच्छे अनुभव भी हैं, बुरे अनुभव भी हैं, हंसी भी है, मजाक है, और बहुत सारी चीज़ें जीवन में चलती रहती हैं। तो ये मन के अंदर ही सब स्टोर होना है कहीं ना कहीं। तो जो एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके तहत बहुत भयानक जो चीज़ें हैं, बचपन के बुरे अनुभव हैं, या कोई बैड इवेंट हो चुका है जिसको हमने देखा है, तो वो सब अचेतन मन में उनको डाल दिया जाएगा, ताकि हम उससे अछूते रहें, मतलब ज़्यादा संपर्क में ना आने पाए। तो मन के अंदर एक प्रकार से परतों की व्यवस्था कर दी गई है, एक लेयर है, समझ लिए। तो इस आधार पर अगर हम, मतलब मनोविज्ञान के हिसाब से फ्राइड ने जिस प्रकार से चेतन, अवचेतन और अचेतन का एक विचार दिया था, बाद में और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने किस तरह से पूरा एक विश्लेषणात्मक रूप प्रस्तुत किया मन का, किस प्रकार से स्वप्न की स्थिति रहती है, स्वप्न की व्याख्या कैसे होती है। कभी कभी क्या होता है, हम हवा में उड़ने लगते हैं स्वप्न में, बहुत सारी हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, वो सब कहीं ना कहीं अचेतन मन में चली जाती हैं। तो ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि कोई चीज़ अवचेतन मन में कितनी रहेगी, कौन से संस्कार रहेंगे, बुरे अच्छे सब रहते हैं, और कौन से अचेतन में ज़्यादा भारी हैं,
या ज़्यादा बुरे हैं, इनका प्रभाव पड़ सकता है जीवन में हमारी मेमोरी पर, तो उनको नीचे बैठा दिया जाता है। वो जितनी भी बुराइयां हैं वो सब नीचे दबती चली जाती, भारीपन रहता है तो बैठ जाती है। तो इस आधार पर अगर हम वेदांत दर्शन के हिसाब से देखें तो इसमें इसको अवचेतन मन को चित्त कह दिया गया है, चित्त बताया गया है, चित्त वृत्ति, यानी चित्त के अंदर ये जो अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, इसको चित्त वृत्ति बताया। वृत्ति यानी उसके अंदर एक मानी बात है कि एक लेयर है। अवचेतन मन एक मन का एक कह सकते हैं एक क्षेत्र है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के भाव प्रकट होते रहते हैं, जैसे नदी में बुलबुला रहता है, उसी को वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति आकार लेती रहती हैं चीज़ें, तरह तरह की हमारी यादें होती हैं, बहुत सारे विश्वास होते हैं, बहुत सारे संस्कार होते हैं, सब अवचेतन मन में रहते हैं। तो इनका निरोध ज़रूर, अगर ये सब एक्टिवेट रहेंगे, अब हम ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, अब यह अवचेतन मन क्योंकि चेतन मन से एकदम निकट में है और बहुत सारी बुरी चीज़ें, बुरी यादें कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे संस्कार या दुनिया की बहुत सारी बातें इसी के अंदर कहीं ना कहीं रहती हैं। तो जैसे ही हम समाधि में बैठेंगे तो समाधि में 3 बातें होती हैं। एक तो ज्ञाता की स्थिति जानने वाली की रहती है, ज्ञाता कौन है, और एक ज्ञान और ज्ञेय। अब यहाँ देखा जाए कि ज्ञेय क्या है, हम ब्रह्म के साथ आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न कर जा रहे हैं, वेदांत दर्शन में ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, तो ब्रह्म हमारा विषय हो जाएगा। हमारी ये आत्मा जो है वो ज्ञाता की स्थिति, ज्ञान की, जब हम समाधि में बैठेंगे यही चीज़ 3 चीज़ तो रहेगी। एक ज्ञेय विषय होगा जिसको ज्ञात करना है, और एक ज्ञान की प्रक्रिया है, और एक जानने वाली सत्ता है, हमारी अपनी सत्ता है। तो हम ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की स्थिति में जब ध्यान करेंगे तो सविकल्प समाधि में क्या रहता है कि हमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का ध्यान रहता है कि हम जानने वाले हैं, मैं जानने वाला हूँ, और किसको जाना जा रहा है। ज्ञान की प्रक्रिया भी हमको स्पष्ट रहती है, यानी अभी ब्रह्म भाव की स्थिति नहीं रहती। जो आत्मचेतना होती है, यानी आत्मचेतना का मतलब कि अंतःकरण में आत्मा रहती है और आत्मा ही ब्रह्म है। जब सिर्फ आत्मचेतना रह जाती है और हमारी सत्ता का भी लोप हो जाता है, यानी शुद्ध रूप से आत्मचेतना का जब आभास हो जाता है, यानी आत्मचेतना की ही स्थिति रहती है, हमारा खुद का लोप हो जाता है, हमको ज्ञान नहीं रहता है, उसी को ब्रह्म भाव कहा जाता है। जहाँ शुद्ध रूप से आत्मचेतना, वही आत्मा अपने स्वरूप में जब उपस्थित हो जाती है समाधि के ऐसी अवस्था, उसी को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। लेकिन वो इतना आसान नहीं, उसके लिए अवचेतन मन को शुद्ध करना पड़ेगा। तो जो सविकल्प समाधि होती है उसके अंदर ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का विचार बना रहता है कि मैं ज्ञाता हूँ, इस प्रकार की स्थिति रहती है। लेकिन निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म भाव की स्थिति हो जाती है, आत्मचेतना ही ज्ञेय बन जाती है बस, यानी केवल वही रह जाती है। जो आत्मतत्व हमारे अंदर जो एक आत्मा की स्थिति है, चेतना, जब पूर्णता उसी का बस एक आभास रहता है, वही अपनी सत्ता में जब प्रकट हो जाती है, बाकी किसी चीज़ का मैं ज्ञाता हूँ इस प्रकार का भी ज्ञान नहीं रहता, सबका लोप हो जाता है, उसी को ब्रह्म भाव कहा जाता है। इस अवस्था को पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि अवचेतन मन के अंदर शुद्धि करना पड़ेगा। अब ये शुद्धि कैसे होगी? अब ये शुद्धि के लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन, इसकी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। तब जा कर के निरंतर श्रवण करेंगे, हम सत्संग करेंगे, गुरु के निकट बैठ करके अध्ययन करेंगे, पुस्तकीय अध्ययन करेंगे, फिर मनन करेंगे, ध्यान की गहरी अवस्था निधिध्यासन करेंगे, तब जाकर के धीरे धीरे सविकल्प समाधि तक पहुँचेंगे हम। फिर सविकल्प समाधि के बाद फिर एक अवस्था और शक्ति लगानी पड़ेगी, फिर निर्विकल्प समाधि आएगी, जहाँ ब्रह्म भाव की स्थिति रहेगी, जहाँ हमें अपना भी ज्ञान समाप्त हो जाता है, वो भी लोप, उसका भी लोप हो जाएगा। अब बौद्ध दर्शन के अंदर अगर देखा जाए तो विपश्यना पद्धति ध्यान की अपनाई गई अवचेतन मन को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति के लिए विपश्यना में क्या होता है, हम जितने भी अच्छे बुरे विचार हमारे अवचेतन मन में रहते हैं उनको देखने का काम करते हैं, वैसे एक दृष्टा बन जाते हैं, और देखते देखते अच्छे बुरे भाव को, तो बुरे भाव भी तो हैं, तो उनका दर्शन करते करते उनको सिर्फ देख रहे हैं। ध्यान की अवस्था है, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में घटी हैं और वो हमारे मन के अंदर हैं, तो उनका हम स्मरण करते हैं। जो भी चीज़ें हमारे मन के अंदर हमारी याद में हैं उनका हम दर्शन करते हैं, देखते रहते हैं। अब जो चीज़ें हमारे अचेतन मन में चली गई हैं, हम पूरी तरह से भूल चुके हैं उनको, वो सारी चीज़ें, तो स्वप्न में अगर निगेटिविटी ज़्यादा है उनके अंदर, तो स्वप्न के माध्यम से वो प्रकट हो करके अपनी शक्ति को खोने का काम करती हैं। कहीं ना कहीं स्वप्न में हम डरावना स्वप्न देख लेते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं माना जाता है कि अचेतन मन और अवचेतन मन दोनों स्वप्न का केंद्र है। लेकिन यहाँ भयानक याददाश्त रहती है, मेमोरी जो जो हमारी है याददाश्त, बुरे अनुभव वो अचेतन मन में चले जाते हैं, तो वो कभी कभी बहुत बुरे स्वप्न के तौर पर बाहर प्रकट हो जाते हैं, अपनी शक्ति को खोने लगते हैं।
तो इस आधार पर कहा जाता है कि निर्विकल्प समाधि को पहुंचने के लिए विपश्यना की जो पद्धति है, यानी उसमें अपनाई गई है कि सिर्फ दृष्टा की स्थिति रहती है, साक्षी भाव रहता है और देखते देखते एकदम उदासीनता की स्थिति हो जाती है, उनसे प्रभावित नहीं होते। वही मनोभाव हमें व्यथित करने का काम करते हैं और उनके प्रति हम इतना दर्शन, उनका दृष्टा का भाव इतना इस ध्यान की पद्धति में हो जाता है कि फिर उनके प्रति एक उदासीनता की स्थिति रहती है। सुख दुख जो हमारे जीवन में प्रकट होते रहते हैं उसके प्रति हम धीरे धीरे उदासीन होने लगते हैं। तो विपश्यना के माध्यम से हम अपने मन को प्यूरिफाई करते हैं, स्थिर करते हैं। स्थिर करना आवश्यक है, बिना स्थिरता के निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? निर्वाण में सुख दुख सारी चीज़ों का क्या होता है, लोप हो जाता है। तो तभी होगा जब हमारा अवचेतन मन सही हो, क्योंकि अचेतन मन तो बहुत गहराई में चीज़ें चली जाती हैं, हम लगभग भूल चुके होते हैं, कभी कभी उसका प्रकटीकरण होता रहता है। लेकिन अवचेतन मन के अंदर ज़्यादा उसमें बाधाएं, क्योंकि वो एकदम चेतन मन के पास है, उसके अंदर चीज़ें ताज़ा रहती है। तो इसलिए हमें अवचेतन मन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं, जिसको आलय विज्ञान कहा जाता है, स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस के तहत आलय विज्ञान, तो आलय विज्ञान के अंदर विभिन्न प्रकार के संस्कार, एक स्टोर हाउस की तरह जिसे हम घर में सामान रखते हैं, स्टोर में रखते हैं, वैसे ही सारे संस्कार मन के अंदर अवचेतन मन में चले जाते हैं। आलय विज्ञान उनको कहा जाता है। तो आलय विज्ञान को शुद्ध करना ज़रूरी है। अगर उसको क्लीन नहीं करेंगे तो कैसे काम जो है निर्माण की प्रक्रिया आगे चलेगी नहीं। तो इस प्रकार से वेदांत दर्शन में जो आप सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि देखते हैं, तो ये अगर आधुनिक मनोविज्ञान को देखा जाए, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, इससे कहीं ना कहीं वेदांत दर्शन जाके जुड़ जाता है। आज का जो शोध चल रहा है उस शोध से वेदांत दर्शन जुड़ जा रहा है और बौद्ध दर्शन भी जुड़ जा रहा है। तो इसीलिए दर्शन कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, दर्शन में जो भी चिंतन किया जाता है तो वो विज्ञान से कहीं ना कहीं उस अटैचमेंट यानी जुड़ने की बात आ जाती है। यही पक्ष आपके सामने है कि हम ये ना सोचें कि दर्शन कोई ऐसा है, बल्कि दर्शन के माध्यम से तो अलग अलग विषयों को कहीं ना कहीं पथ प्रदर्शन उनका किया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है। इसलिए दर्शन में जो बातें होती हैं वो सब विज्ञान में भी आपको दिखाई पड़ेंगी, दूसरे विषयों में भी दिखाई पड़ेंगी। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।